नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उस सियासी घमासान और उसके साथ ही सीबीआई की कार्रवाई की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के 12 ठिकानों पे उनके सहयोगियों के 12 ठिकानों पर सीबीआई की रेड रही। यानी कि शुक्रवार के दिन की सुबह लालू के लिए यह कहा जा सकता है कि को अच्छी खबर लेके नहीं आई। एक तरफ उन्हें रांची के अंदर चारा घोटाला में कोर्ट में पहले से ही तय डेट के अनुसार उन्हें हाजिर होना था, वहां पे मौजूद रहे, और पीछे से सीबीआई की कार्रवाई। लालू ने इस कार्रवाई को साजिशवश बताया है और साफ कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की चाल है, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों के आगे मैं नहीं झुकूंगा। मोदी को रवानगी के लिए मैं पूरी तरह से लड़ाई लड़ूंगा। यानी कि सत्ता से बेदखल करने के लिए लालू अभी भी मोर्चा खोले हुए। हम आपको बता दें कि यह तल्खी तब बढ़ना शुरू हुई जो लालू कहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जब उन्होंने मोर्चा साधा और कांग्रेस के समर्थन में खड़े रहे। खैर चलिए, जो भी वजह रही हो, लेकिन फिलहाल यह कहा जा सकता है कि लालू यादव के जो रेल मंत्री के कार्यकाल में जो होटल्स रेलवे की थी उन्हें जो लीज पे दी गई और खान पान का प्रबंधन जिस सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, उसी के जरिए यह घूसखोरी का मामला सीबीआई बता रही है। एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना उन्होंने साफ कहा है कि 2004 से 9 के बीच लालू प्रसाद यादव ने मंत्री रहते हुए सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को 2 होटल्स दी और खान पान का प्रबंधन दिया गया, जिसके अंदर जो घूस की बात की जा रही है, करोड़ों की जमीन चंद लाखों रुपए में दी गई, वो एक जरिया बताया जा रहा है। और लालू के बेटों की जो कंपनी है उसके जरिए यह सौदा तय किया गया था। तो लालू की इस वक्त हम कह सकते हैं कि मुसीबत बढ़ गई है, लेकिन लालू अभी भी आक्रामक तेवर जो हैं वो इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर बात यह है कि नीतीश राजगिरी पहुंच गए और पटना से उन्होंने दूरी रखी पूरे घटनाक्रम में, लेकिन राजधर्म भी उन्होंने निभाया। डीजी, चीफ सेक्रेटरी सहित तमाम आला अफसर से वो पूरी तरह से टच में रहे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अंदेशा था कि सीबीआई की रेड के बाद लालू समर्थक उग्र हो सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं। यही वजह रही कि पटना स्थित बीजेपी के मुख्यालय और जेडीयू मुख्यालय पे भी फोर्स लगा दी गई। पूरे घटनाक्रम को किस तरह से क्या रहा, क्या हो सकता है, लेकिन अब प्रेशर नीतीश पे है कि लालू के बेटों को बर्खास्त किया जाए, उन्हें पद से हटाया जाए। दोनों बेटे लालू के इस वक्त मंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री है, दूसरा मंत्री है। तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों को हटाने के लिए प्रेशर है। सुशील मोदी ने कहा है कि अब ये नीतीश पे डिपेंड करता है कि उन्हें हटाया जाए या रखा जाए, और वैसे देखा जाए तो हटाना चाहिए। ये बीजेपी का एक आरोप है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ बचाव में दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह से साजिशवश राजनीति में अगर ये परंपरा बन गई तो बहुत मुश्किल होगा। सरकारें आती हैं जाती हैं। 2004-9 का अगर मामला था तो 3 साल बाद जब लालू एक डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें डराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से बिहार तक कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि कार्रवाई साजिशवश है, यानी कि लालू के सुर में सुर मिला रहे हैं। अब दूसरी तरफ गठबंधन की सरकार जिसमें नीतीश कुमार, राजद और कांग्रेस शामिल है, अगर लालू के ऊपर इतना दबाव रहता है तो सरकार का क्या होगा, एक सवाल यह भी है। क्योंकि बहुमत के लिए नीतीश को 54 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि 54 की, जबकि बीजेपी के पास में 51 बताया जा रहा है कि बीजेपी इस नाव को आगे बढ़ा सकती है। और बीजेपी के सहयोगियों की बात करें तो यह आंकड़ा 58 होता है, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा 122 है वो बीजेपी के समर्थन के साथ ही आगे जा सकता है और सरकार नीतीश की रह सकती है। खैर ये बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल समीक्षकों का मानना है कि सरकार पे भी संकट आ सकता है, और संकट उसी वक्त तक का है कि जब तक समर्थन वापस लें। और अगर बीजेपी समर्थन देती है तो राज्यपाल के निवास तक जाने के लिए कि मेरे साथ ये समर्थन है, ये संकट का वक्त हो सकता है। अगर बीजेपी सहयोग नहीं करेगी तो नीतीश की सरकार गिरना तय है। चले हम बढ़ाएंगे, लेकिन पूरे घटनाक्रम को एक छोटे से एक जन टीवी की नजरिए से हम आपको दिखाते हैं कि क्या घटनाक्रम रहा, कैसे रहा, क्या रहेगा, वो मैं छोटा सा आपको दिखाना चाहूंगा। और उसके बाद हमारे पैनल पे हमारे साथ वरिष्ठ समीक्षक और पत्रकार महेश शर्मा साहब हैं, भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ में हैं। जरा आप देखिए जन टीवी की नजर से
ये खबर। यूं तो सीबीआई अपनी साख के लिए जानी जाती है, लेकिन जब किसी राजनीतिक दिग्गज के यहां कार्रवाई करती है तो सत्ता पक्ष के हाथ की कठपुतली बनने के आरोप भी लगते आए हैं। बिहार में लालू और उनके करीबियों के 1 दर्जन ठिकानों पर छापे डाले तो लालू ने भी इस कार्रवाई को आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर होना बताया है। हम अपने रास्ते पर हैं, देश को ये टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, देश का हालत बद से बदतर है, वो हमारे यहाँ सीबीआई बुलवाते हैं। हम हमेशा उपलब्ध हैं। सीबीआई जहाँ हमको बुलाएगी, कुछ पूछना चाहती है, जानना चाहती है तो हम उनको जानकारी देंगे। और जिसको चाहते बाल पर तुमको कुछ करना था करता, बाल और बच्चों को, बेटी को, बेटा को चारों तरफ बेवजह सारा सफाई सारा बात किया हुआ, उन्हीं चीजों को ये करके बहाना मारते। लालू यादव मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम भाजपा को, नरेंद्र मोदी को हटा के एकदम नहीं। ये कार्रवाई लालू के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के 2 होटल्स के टेंडर सुजाता ग्रुप ऑफ होटल्स को दिए गए थे। सीबीआई का कहना है कि टेंडर देने वाली फर्म ने लालू के परिवार को घूस के रूप में करोड़ों की जमीन चंद लाख रुपए में दे दी। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री को उस पर रेलवे के 2 होटल, डीएनआर होटल पूरी, डीएनआर होटल रांची, इनको आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया था और फर्दर इनको देखभाल करने के लिए, रखरखाव रखने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को लीज आउट करने की योजना थी। बिहार में लालू, नीतीश और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही है। कांग्रेस के नेता भी लालू के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश की पूरे मामले पर चुप्पी है। हालांकि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके निर्देश जरूर उन्होंने दिए हैं। राजनीति में इतने नीचे स्तर की राजनीति नहीं होती है। किसी का समर्थन पाने के लिए किसी को दबाव में, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, ना कि सिर्फ लालू प्रसाद जी के पास। पूरे हिंदुस्तान में ममता जी है, नवीन पटनायक है, अखिलेश जी हैं, सारे लोगों पर कार्रवाई हो रहा है समर्थन लेने के लिए। अघोषित आपातकाल के रूप में इसको दर्शाया जाना है, दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। इसलिए माननीय लालू प्रसाद जी के साथ आवश्यकता होगी गठबंधन के साथ। इस मामले में भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि मामला 2008 का है, तब जेडीयू के नेताओं ने भी इसे उठाया था और वर्तमान सरकार द्वेषता से कोई कार्रवाई नहीं करती है। सच तो जब नीतीश जी ने उठाया मामला 2008 में, तो नीतीश जी को पूरी जानकारी थी, तब तो लोगों ने मामला उठाया। तो इस सच को उजागर करने का काम तो जनता दल यू ने किया है। फिर भी आज चुप्पी साधे हुए हैं, उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और उनके दोनों बेटों को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज है उनके ऊपर, राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। इस पूरे घटनाक्रम में लालू के परिवार सहित कई लोगों को नामजद किया गया है। अब इसके बाद नीतीश पर लालू के बेटों की बर्खास्तगी का दबाव भी बन सकता है। ऐसे में नीतीश की सरकार का जाना तय है। नीतीश की चुप्पी है, लेकिन सुशील मोदी के आक्रामक तेवर अभी भी हैं कि बर्खास्त करना चाहिए लालू के बेटों को। चलिए, लालू परिवार के सीधा इसमें इन्वॉल्वमेंट सी भी मान के चल रही है। लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला, जिनसे लैंड डील का मामला हुआ है, सुजाता होटल्स के दोनों निदेशक विजय कोचर, विनय कोचर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। 120B यानी कि साजिश और 420 जो धारा है उसमें फ्रॉड का जो मामला है उसके तहत मामला दर्ज किया है सीबीआई ने। फिलहाल ये कह सकते हैं कि लालू की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन क्या सरकार की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं? सरकार का क्या होगा और लालू के इस केस के बाद में क्या होगा? वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि
किसी राजनीतिक दिग्गज के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई हो। और जब भी कार्रवाई की जाती है तो सीबीआई को टूल बताया जाता है, और यही एक शायद वजह हो सकती है कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट तोता भी बता चुका है कि पिंजरे का तोता है, यानी कि सरकार की कठपुतली बनकर के भी काम करती है सीबीआई। लेकिन हमारी नजर में है कि सीबीआई की अपनी एक साख है। हर कोई यही चाहता है कि जब न्याय की जांच में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर लगता है या वो एजेंसी ठीक से जांच नहीं करती है तो हर कोई डिमांड करता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो यानी कि आम जन को विश्वास है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन नेताओं को विश्वास नहीं है। वजह साफ है कि जब वो सत्ता में होते हैं तो मालूम होता है कि सीबीआई को किस तरह से काम लेना है, और जब बाहर होते हैं तो ये भी जानते हैं कि सीबीआई का दंश किस तरह से दुख देता है। चले हम चर्चा को बढ़ाएंगे। महेश जी, क्या लगता है कि लालू के ठिकानों पे छापे डालकर सीबीआई ने अपना धर्म निभाया है, या फिर ये कहेंगे एक बार फिर सरकार की कठपुतली बनकर सीबीआई काम कर रही है, जो लालू आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जहां तक है कि सीबीआई को तोता बताया गया सरकार का, तो इस चीज को अगर आप देखें और उसके बाद में जिस तरह से मतलब एक संशोधन के जरिए सीबीआई को सशक्त और निष्पक्ष और संस्था गठित करने के लिए जो जिस तरह का जो प्रयास किया गया था विधेयक लाने के लिए, इन सारी जो चीजें को अगर ये देखे हैं कि एक सरकारी माध्यम में अगर कहीं शिकायत आती है, उसकी जांच वगैरह की जाती है, तो एक ये सरकारी औपचारिकता भर है। अब रहा इससे, और ये अभी का नहीं है ये मामला, ये कम से कम मतलब 12-13 ये कम से कम 2-3 महीने से ये लगातार इनके इससे संबंधित समाचार आ रहे थे कि उनके मतलब कई ठिकाने हैं, संपत्ति है, अघोषित अनाम बेनाम जितने भी हैं घोषित संपत्तियां दिल्ली में हैं और अन्य जगह पे है। तो जैसा कि ये सीबीआई ने 12 ठिकानों पर छापे मारे हैं, तो एक सतत प्रक्रिया है। और जहां तक जो सीबीआई है तो उसको काम करना देना चाहिए। अब रहा सवाल कि राजनीतिक संकट के अगर दृष्टि से हम देखें तो निश्चित रूप से है कि ये नीतीश के बाद सामने पहले तो राष्ट्रपति पद के जो कैंडिडेट है कोविंद, उनके समर्थन की बात जब आई है तब से मतलब तनाव की स्थिति आ गई है। और जगठबंधन की जो है विपक्ष की जो संयुक्त गठबंधन जो बनाने की थी उसमें भी संकट आ गया है। अब और बिहार सरकार का अगर जहां तक जिक्र किया बिहार की सरकार में, तो वहां कहीं न कहीं राजधर्म के तो यही कहा जाता है कि जो भी जिस पे आरोप लगे हैं तो ये आरोप की राजनीति नहीं होकर के निष्पक्ष होनी चाहिए। और कहीं न कहीं राजनीतिक में नैतिकता का तकाजा भी है कि अगर कोई ऐसा विवादास्पद बातें हो रही है और लगातार 1-2 महीने से लगातार ये लग रहा है कि लालू के अघोषित संपत्तियां, उनमें मीसा का ले लें या और दूसरों को भी ले लें जिसमें कई संपत्तियां होंगी, तो ऐसी सूरत में नैतिकता तो यही है कि उन्हें इस्तीफा देकर के जांच के लिए खुले चुनौती देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार संकट में आई या नहीं, तो सिर्फ दो ही तो जो हैं उप मुख्यमंत्री। लेकिन दिक्कत यह है कि हमने इस लोकतंत्र को इस तरह से बना दिया, आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ ही स्वयं को सत्ता से चिपके रहने की जो एक प्रवृत्ति रही है, वो एक नया ट्रेंड आ रहा है। जबकि आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के शासन में जब रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक दुर्घटना मात्र हुई थी और उस दुर्घटना से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने नैतिकता के आधार पे। लेकिन अब ये राजनीति में कहाँ नैतिकता की बात है, यहाँ तो सत्ता को बचाने के लिए जिस तरह के भी षड्यंत्र होते हैं या किसी तरह का जो भी होता है, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जिसमें सामने एक आम जनता के सामने स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो अभी तो 2-3 चीजें इस पूरे मामले से कि लालू प्रसाद ने जब चारा घोटाला किया था, जब वो जेल जा चुके, सब कुछ है, तो ये जो चीजें भी अगर देखा जाए उसकी पृष्ठ में अगर गौर किया जाए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ कहानी, कुछ सत्य भी हो सकती है। हम सीबीआई को भी दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनका विगत अगर कुछ खंगाले तो निश्चित रूप से सत्ता का दुरुपयोग तो इन पर पहले भी लग चुका है, चारा घोटाला हो चुका है। ये सिर्फ बीजेपी के राज में नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी शासन में, ये तो कांग्रेस के शासन में भी ये सिद्ध हो चुका है। तो इन चीजों को देखे ऐसी सूरत में अगर राजद को अपनी जो राजनीतिक उत्थान करने की आवश्यकता है, ऐसे सूरत में अगर जिस पे भी आरोप लग रहे हैं तो निश्चित है 3-4 जो पद हैं जो लालू परिवार के हैं उनको छोड़ देना चाहिए। तो उसमें त्याग पत्र दे करके और अपने आप की जांच के लिए पेश कर देना चाहिए, ये की मिसाल होगी। बिल्कुल।
तो सिद्धांत की बात की जाती है और सिद्धांत की बात के चलते एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप पे आरोप लगता है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। महेश जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन लालू जो साजिश की बात कर रहे हैं कि साजिश वश मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, तो दो बातें सामने आती हैं। एक तरफ किसी को ये लगता है कि साजिश है, दूसरी तरफ हमें ये लगता है कि नैतिकता है। देखिए, जहां तक की बात यह है, आप अगर इसका गौर देखें, जब से बिहार में जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव के बाद से जिस तरह से लालू के दोनों पुत्रों को उप मुख्यमंत्री देखा गया, रालोद और जदयू का जो समझौता गठबंधन से ही जो सत्ता में है ये नीतीश की सरकार, नीतीश असहज महसूस कर रहे थे निरंतर, आज ही नहीं बहुत पहले से ही। तो ऐसी सूरत में अगर देखा जाए, राजनीतिक बैकग्राउंड देखा जाए और इनका व्यक्तिगत लालू परिवार का अगर पीछे से जो देखा जाए, जो रहा है, जो इनका जो पिछला इतिहास रहा है, तो उससे आम जनता के सामने कोई अच्छी छवि नहीं जानती। अच्छी छवि तो इनको ये मौका है, इसी बहाने अपने पद पे त्याग पत्र दे दें और निष्पक्ष जांच के लिए अपने आप को पेश कर दें। चलिए, ज्यादा विशाल बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि कहीं तो शुरुआत करनी होगी। अगर ऐसा लगता है कि नैतिक पतन होता जा रहा है राजनीतिक सिद्धांतों का, तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए कहीं किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन पहले कौन सवाल ये उठता है, हर व्यक्ति कहता है कि मेरे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो साजिशन की जा रही है और मुझे फंसाने के लिए की जा रही है। लालू का भी यही कहना है। और खैर चलिए मनीष जी, दो बातें सामने आ रही हैं। देखिए, यूं तो हम कहना चाहेंगे कि एजेंसी जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बिल्कुल फ्री हैं और उन्हें ताकत दी गई है, और अगर उनकी ताकत पे हम भरोसा नहीं रखेंगे तो न्याय की गुहार नहीं लगा पाएंगे। आज भी सीबीआई की शरण में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं जब उन्हें लगता है कि स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ जो जांच या उनके पक्ष की जांच जो कर रहा है उस पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई की जांच की जाती है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, राजनीतिक दल भी करते हैं। यह एक सवाल है जो समीक्षकों को लगता है, दूसरे लोगों को लगता है कि मामला नया नहीं है, 2004 से 9 के बीच का मामला है जब रेल मंत्री रहे थे लालू। लेकिन वक्त जो है वो कहीं ना कहीं यह इंगित करता है कि जब कोविड की दावेदारी के बाद मीरा कुमार के रूप में कांग्रेस से मिलकर के खड़ा करवाया या बीजेपी के हर बात पे पलटवार करते रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं लालू की जिसको लेकर के लालू परिवार, उसके अलावा कुछ समर्थक उनके और कुछ समीक्षक ये बात कहते हैं कि जो समय चुना है सरकार ने सिर्फ इस नाते कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं डालें, और अगस्त में जो रैली करने वाले हैं लालू यादव, उसको लेकर के भी सरकार को ये सब चीजें अखर रही हैं, इस वजह से कार्रवाई की गई है। नहीं, ये तो 2009 आप देखेंगे योगेंद्र जी की 9 में ये खुद नीतीश कुमार जी ने ये मुद्दा उठाया था और 2008 में उठाया था। इस बारे में उन्होंने खुद ने कहा था कि जो लालू यादव हैं इन्होंने उनको इलीगल प्रॉफिट दे दिया है, सत्ता में रह के लाभ दे दिया है, औने पौने दामों में जमीन दे दी है होटल को, और उसमें तेजस्वी यादव और वो सब डायरेक्टर है, विजय कोचर और ये लोग, इनका आपस में संबंध है, बाद में यहीं से इनकी पार्टी के खाने वाने आते हैं, ये सब बातें पहले हुई है। तो इसमें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी की बात तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि आप आज देखेंगे राजनीतिक कवायद के तौर पे भी आप अनुभवी सीनियर पत्रकार हैं, लालू यादव जितने हताश आज दिख रहे हैं उतने कभी नहीं दिखे। आपने देखा उन्होंने कहा लालू यादव मिट्टी में मिल जाएगा, इसका मतलब वो इसके बारे में कंफर्म है कि ही इज फिनिश्ड। और जो सीबीआई है वो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी बातचीत के या बिना किसी साक्ष्य गवाह के हाथ नहीं डालती है, और अगर सीबीआई एक बार डालती है तो उसके बाद जेल जाना पड़ता है, जैसा वो पूर्व में जाते आए हैं चारा घोटाले में भी। तो बड़ी बात यह है कि चारा घोटाले का विषय आया था तब कांग्रेस पार्टी का विषय था, ये एलिगेशन लगे थे जब नीतीश कुमार जी का विषय था, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो किया हुआ कुछ भी नहीं है। एक बात, हाँ, उन्होंने जो बातचीत में अपने देशी गवई स्टाइल में आरोप लगाते रहे वो एक अलग बात है, लोग उसको हास परिहास में लेते हैं, राजनीतिक बदला इसमें कहीं नहीं है। लेकिन ये स्वाभाविक बात है कि जो व्यक्ति कोई नौकरी नहीं करता है, कोई व्यापार नहीं करता है, अब सांसद बनती है और उनके नाम पे 1000 करोड़ का बंगला निकलता है, तो ये तो आस्था बनाए रखने की बात है डेमोक्रेसी में भी और संस्थाओं में भी, कि पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद एक आदमी एक ईंट का टपरा बना पाता है। और एक आदमी जिसने कभी व्यापार ही नहीं किया, केवल लालू यादव का पुत्र है इसलिए उसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, तो लोगों को लगता है कि ये जो सीबीआई है, ये पुलिस है, ये सब ढोंग है, ये सब कुछ नहीं है और नेताओं को सब फायदा है, बचाव है। मेरे को लगता है उस पर प्रहार ये सीबीआई ने किया है। जब पूरा परिवार एक कुनबे के तौर पे हो गया है,
तो ये मजे की बात है कि आज के 15 साल 30 साल पहले आप किराए के मकान में पटना में रह रहे हो और उसके बाद अपनी एक बार चर्चा भी इस बारे में हुई और अचानक आपके पास 1000 करोड़ की संपत्तियां आ गई है, तो ये स्वाभाविक है उस जांच होनी चाहिए। मैं आपकी बात गरीब जनता की आंखों का भरोसा। महेश जी, एक सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे। मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सीबीआई की जांच पे भरोसा रखना चाहिए और संपत्ति अचानक के कोई व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, फर्श से अर्श तक की जो बात कही, फर्श से अर्श तक की जो पहुंच जाता है कि यानी कि जीरो से शिखर तक का जो होता है, मैं बात पूंजी की कर रहा हूं। बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी शिकायत कई बार सीबीआई में की भी जाती है, सरकारों को ज्ञापन भी दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। लालू के खिलाफ 5 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई है, जिसने भी किसने शिकायत की होगी, और उसके बाद में फास्ट मूवमेंट आप देख रहे हैं। 6 तारीख को वेट किया गया और 7 तारीख को ऑपरेशन कर दिया गया है। लेकिन सीबीआई का जो एक्शन है इतना जो फास्ट है, बहुत सारे लोगों की शिकायत मिलती है। सीबीआई को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि शिकायत कब कौन किस वक्त कर रहा है, उसी वक्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अगर 9 का मामला है, इतने लंबे समय के बाद अब अचानक इसमें कार्रवाई हो रही है। और मनीष जी की बात को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं कि नजरिया यही होना चाहिए, लेकिन जब प्रतिपक्ष में हमारे राजनेता होते हैं तो उस वक्त कार्रवाई जो है वो बिल्कुल ऐसे लगती है कि सीबीआई पे भरोसा नहीं कर सकते, टूल बनकर के काम कर रही है, कठपुतली बन गई है, और अब बिल्कुल फेयर कार्रवाई लगती है। यही लालू जी कहते थे जब बीजेपी के लोग सवाल उठाते थे कि नहीं, बिल्कुल ये लोग ऐसे ही कहते हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं और ये बिल्कुल सीबीआई पे भरोसा रखना चाहिए। तो ये एक नजरिया हमारा बदल जाता है। देखिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण है, आप आनंद पाल के मामले को ले लीजिए, यहां सीबीआई की मांग हो रही है। अब इसे क्या माना जाए? सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बात यह है कि कोई एक संस्था ऐसी है जो निष्पक्ष जांच की कर सकते, भरोसा रखते हैं उसमें, बिल्कुल। अब दूसरा है कि जो इस समय केंद्र में सरकार है उसके अधीन में है सीबीआई, और राज्य में जो सरकार है वो वहां पे जदयू और रालोद की सरकार है। तो इस चीज को एक राजनीति में जिस हथकंडे को कोई अपने पक्ष में लेता है तो कोई बचाव में इस्तेमाल करता है, ये हमारी एक दुविधाजनक स्थिति है लोकतंत्र में। जबकि होना यह चाहिए कि क्या किसी भी देश में यही नहीं है, आप चाहे कहीं मतलब आप इंग्लैंड में ले लीजिए, आप अमेरिका में ले लीजिए, कहीं पे भी कहीं ना कहीं जांच के आय के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और कार्रवाइयां भी होती हैं और इस्तीफे भी दिए जाते हैं, सत्ता में वापस आदमी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय ये पूरा राष्ट्रपति, ये जो समय का अगर ये कहें कि समय जो चुना गया, तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक डाउट ये भी आता है केंद्र सरकार पे कि ऐसे समय जब राष्ट्रपति चुनाव भी है, उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो ऐसे लगता है कि इन एक्शन से सत्तारूढ़ पे दल पे जो है, जो केंद्र में है सरकार, वहां एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन उठता है। ऐसे इस समय ही क्यों जरूरत थी? जी, अपराधी तो था ही और आरोप भी पुराने थे, और तो इसी समय क्यों लिया गया? ये तो पहले होता, बिल्कुल, या फिर बाद में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लालू कोई देश छोड़ के जा रहे हो कहीं पे। खैर, चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से आप ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं इस मुद्दे पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं बिहार सहित अन्य जगहों पर सीबीआई की कार्रवाई, लालू परिवार और सुजाता होटल्स, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कार्रवाई को लेकर के हम आपको बता रहे थे। आप देख रहे हैं शिकंजे में फैमिली, और लालू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि एक तरफ वो चारा घोटाले में। लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहूंगा, देखिए, वजह जो भी होता है, चाहे राजनीतिक साजिश हो या बू आती हो, सियासी बू आती हो, जो भी बू आती हो, लेकिन देश एक चीज समझ रहा है यहां पे कि आप कितने पावर में हो। अगर आपके कर्म अच्छे किए हुए हैं तो लोग, आप सत्ता में रहे नहीं रहे, आपको जानेंगे। लेकिन आपने अगर कोई ऐसे कर्म किए हैं कि जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि बहुत सारे नेताओं की बात में लालू अकेले की नहीं कर रहा, तो आपके कर्म कभी भी जागृत हो सकते हैं। जब आप पावर से जाएंगे साइड में, और जिस दिन किसी भी पार्टी के या फिर सिस्टम के अनुसार या अनुकूल आप अगर नहीं है उसके, और आप पे अगर लगता है कि पुराने कर्म भूल करके आप दूसरे पद पे जा रहे हैं, तो शिकार भी हो सकते हैं।
जो राजनीति की भाषा में कहा जाता है कि साजिश है। मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। लेकिन जैसे मैं फिर कहना चाहूंगा कि कर्म आपके साथ चलते हैं। एक बार फिर हुआ है कि 2009 में स्कैम किया हो, लेकिन 2017 में वो जागृत हो रहा है। 8 साल बाद वो ये कह सकते हैं कि घाव हरा हो रहा है। महज एक नजीर के रूप में तो देखना होगा ये कि आपने अगर काम कैसे किए हुए हैं, अगर अच्छे काम किए हैं तो आपको लोग अप्रिशिएट करते रहेंगे, हमेशा याद रखेंगे। लालू के प्रॉफिट को भी लोग याद रखेंगे कि रेलवे का भी इस तरह से नवाचार किया उन्होंने कि गरीब के लिए गरीब रथ भी चला दिया। लेकिन होटल्स के जरिए उन्होंने जो स्कैम किया वो जागृत हुआ है। अब तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि सरकार में जब तक आप हैं पावर में, तब तक हो सकते हैं कि सीबीआई के पन्ने उस पेपर वेट के नीचे दबे रहें, लेकिन जब पंखा आपके खिलाफ चलेगा तो पेपर उठ भी सकते हैं। वैसा ही दिखाई दे रहा है कुछ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो जिस तरह आप संकेत दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, इसमें बहुत वजन भी है। और सही बात यह है कि इस समय जो है लालू के पक्ष की आपने इनका विगत इतिहास तो आपने देख ही लिया होगा। और साथ साथ ही सत्ता में अब चूंकि इनकी रालोद वहां बड़ी संख्या में है और जदयू दूसरे नंबर पे है। ऐसी सूरत में नीतीश के लिए भी सहज नहीं है। उनके साथ बड़ी मतलब एक दुविधाजनक स्थिति है। यहाँ अगर नीतीश की स्थिति का तो ये देखिए, चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव लिया हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में बार बार में वो कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में तो बात अलग हो गई, उपराष्ट्रपति में एक बार वापस से विपक्ष का गठबंधन सशक्त होना चाहिए। ये अगर इस चीज को अगर चुनाव को लेकर के प्रेशर टैक्टिक्स की जाती है, कोई राजनीतिक दाव इस तरह से किया जाता है, तो वो भी शोभनीय नहीं है। सवाल ये है कि आज राजनीति में जिस तरह से के मूल्यों में जो गिरावट आती है उसकी ओर सोचने की बात है। ये दोनों उदाहरण है। अगर रालोद को अपना चरित्र अच्छा करना है या राजनीति में कोई मिसाल कायम करनी है तो उन्हें इस समय तत्काल प्रभाव से 2-3 पदों पे ही उनके जो लालू परिवार से जुड़ी हुई जो बातें हो रही है उन्हें अपना मतलब क्या कहते हैं त्याग पत्र देके स्वयं को अगर जांच के लिए पेश कर देते हैं तो एक वो मिसाल होगी राजनीति में एक, बल्कि इससे लालू की और लालू के परिवार की छवि भी अच्छी सुधर जाएगी। लेकिन लालू भी सत्ता लोलुप रहा है, उनका पूरा परिवार रहा है। वो चाहे वो जेल में हो तो पत्नी उनकी राबड़ी देवी मतलब मुख्यमंत्री बनेंगी। अब जब वो कानूनन उनको मतलब क्या कहते हैं वो जो कानूनन और संवैधानिक स्तर पे वो चुनाव किसी पद पे नहीं आ सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ऐसी सूरत पे अपने बेटों को लगा दी। मतलब आप जहां मतलब एक जयप्रकाश आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति निकल रहा है जिसने मतलब क्या कहते हैं संपूर्ण क्रांति की बात कही हो, उस संपूर्ण क्रांति का जो है लालू का चरित्र एकदम उजागर आ जाता है। वो संपूर्ण क्रांति कर रहे हैं या अपने परिवार के प्रति क्रांति कर रहे हैं या उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए। तो ये उन्हीं के सामने एक चुनौती है कि वो राजनीति में एक मिसाल कायम करें। इस समय तुरंत आरोप लग रहे हैं तो अपने दोनों बेटों को जो उप मुख्यमंत्री उन्हें इस्तीफा देकर के जांच के दायरे में अपने आप को घोषित कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको सीबीआई हो चाहे केंद्र सरकार किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रहों से अगर वो कोई कार्रवाई कर रही है तो निश्चित रूप से वो बैकफुट पे आ जाएंगी। ये आप उनके लिए एक वो है नजर। लेकिन जो एक्शन लिया गया, कब लिया गया, इसमें एक सीबीआई की भी मतलब एक शंका उत्पत्ति, उसकी कार्रवाई पे संकेत उठते हैं कि ऐसे समय में ही ये चुनाव टलने के बाद में तो कार्रवाई की जा सकती थी। तो ये हमारे जो है चाहे जो द्वेष की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखते देना चाहिए, या एक दूसरे के राजनीतिक बलों को मतलब निकालने या निचोड़ निकालने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये तो माना जा सकता है कि सीबीआई की कार्रवाई पे उंगली नहीं उठ सकती, समय पे उंगली उठ रही है कि सीबीआई ने जो वक्त चुना है एक्शन का या रेड करने का वो गलत समय चुना है कि ऐसे वक्त जब लालू इस वक्त मोदी और सरकार के खिलाफ जब आवाज अपनी उठा रहे हैं, अगस्त में वो रैली करने वाले हैं, सरकार से जब मोर्चा ले रहे हैं, तो एक मैसेज ये जाता है कि सीबीआई को हथियार के रूप में सरकार ने काम लिया है कि लालू जब प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति चुनाव की बात तो हो चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मैनेज करने की बात हो, तो एक मैसेज ये जाता है कि जब बीजेपी के सीधे बाण नहीं चले, नीतीश को अपने पाले में बेशक करने में सफल हो गए हो कोविड के माध्यम से, लेकिन लालू लगातार इस बात को लेकर के भी कहता रहा कि
गठबंधन के लिए गठबंधन का काम है, नीतीश का अपना एक एजेंडा है। नीतीश ने पिछले कुछ दिन पहले ये बात भी कही कि रैली में अगर हमें बुलाएंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे। गठबंधन की रैली नहीं है, लालू की है, लेकिन वो हमारे सहयोगी हैं और अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे। जी महेश जी, आप कुछ कह रहे थे, आपने सही फरमाया कि वक्त जो चुना है सीबीआई ने, इसको लेकर के सवाल उठ सकते हैं। सीबीआई के एक्शन पे सवाल नहीं उठ सकते, वक्त को लेकर के। वक्त कौन सा चुना है? ये इसी बात को लेकर, समय को लेकर के है कि ये 1 महीने बाद भी हो सकती थी, अगस्त में भी आप कर सकते थे। लेकिन बात ये है कि एक दूसरे को चुनौतियां दे रहे हैं जी। ये किसी समय ये राजनीति में एक बड़ा नया मोड़ आ रहा है जब से 2014 के बाद से, कि कभी कोई प्रधानमंत्री पे मुख्यमंत्री सीधा आरोप लगा रहा है। आप चाहे वो पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, या मतलब आपका क्या बिहार का, मतलब ये रालोद के ये जो दोनों नेताओं को ले लीजिए, या लालू के प्रसाद, हर बात पर मतलब एकदम प्रधानमंत्री को चुनौती देना। कभी ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस जब शासन में थी तो दूसरे राज्यों में भी कोई दूसरे विपक्ष की सरकारें हुआ करती थी, कभी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार सत्ता में आए हैं, तब से उनके आने से पूर्व भी वही बवेला मचता था जो अब सत्ता में होने पे बचता है। वो अगर विदेश में जाके कुछ करते हैं तो बवेला मचता है, वो विदेश नहीं जाए तो बवेला मचाते हैं। वो किसी भी चीज, हर सामान्य आदमी ये कहता है कि साहब मोदी को करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सीधे प्रधानमंत्री का काम नहीं है रोजाना आपके बयानों को उत्तर दे या वगैरह दे, और हर एक्शन उनके ही इस तरह से हो रहे, ये भी बात नहीं है। लेकिन ये जो है कि यहाँ पे केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, और साथ साथ ही ये जो जिस तरह की मतलब क्या कहता है ये राज्य सरकार की जो बिहार सरकार की बात है, या अच्छा ममता की सरकार की भी बात कर लें आप, जो सांप्रदायिक दंगों को लेकर के किस तरह से बयानबाजी कर रही है। तो ऐसे सूरत में हमें आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के मतलब क्या कहता है राजनीतिक लांछन लगाने के, जो एक राजनीति में एक नई प्रवृत्ति आ रही है, ये एक दूषित प्रवृत्ति है। इसकी और भी राजनेताओं को देखना चाहिए। अगर राजनीति में शुचिता की बात की जा रही है तो इस दोष को भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि इस प्रतिशोध की राजनीति नहीं, प्रतिशोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि बड़प्पन दिखाने वाले नेता पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो कम रह गए हैं। कहने को बेशक ताल ठोक के को कुछ भी कह सकते हैं कि हमारे नेता हमारा हीरो, हमारा आइडल, लेकिन वो हमारा हो सकता है, दूसरों के लिए कहें। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं जो बार बार कई बार कहता हूं कि सूरज कभी नहीं कहता है कि देखो मैं निकल आया, लोग कहें कि देखो सूरज निकल आया। पॉलिटिक्स वैसी होनी चाहिए, और ये कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे सूरवीर रहे भी हैं जिनके लिए लोग कहा जाता है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात हो रही है। आज तो हालात मुझे लगता है कि बिल्कुल बदल गए हैं, कि अब तो बिल्कुल प्रतिद्वंदी की भूमिका प्रतिशोध की तरह दिखाई देती है, कि आंखों की किरकिरी जैसे कहते हैं, वैसे नेता और राजनीति हो गई है, जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है और अच्छी नहीं है। एक टाइम पीरियड के लिए तो हो सकता है कि हम किसी को नीचा दिखा दें या फिर हम उसको बिल्कुल टाइम लाइन से एक अलग कर दें, लेकिन ये वक्त होता है कि कभी भी टिट फॉर टैट भी होता है यहाँ पे। और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर के मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सीबीआई पे भरोसा रखना चाहिए, सीबीआई का एक्शन है, और लेकिन वक्त की बात हो सकती है। मनीष जी, कई बार इसी तरह की कार्रवाई जब आप लोग प्रतिपक्ष में होते थे, संसद में सुषमा जी कई बार उठाती थी, अब दूसरे लोग आपके उठाते थे कि सीबीआई को तोता बना रखा है, टूल की तरह काम लेती है, और जब सरकार किसी पे प्रेशर डालने का काम करती है तो सीबीआई को यूज करना शुरू कर देती है। बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन अब सीबीआई बिल्कुल फेयर काम कर रही है। हमारी नजर में तो सीबीआई ने हमेशा फेयर ही काम किया है। बिल्कुल आपका कहना अधिकतर बार ऐसा लगता है, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के विरुद्ध सीबीआई ने कोई कार्रवाई अभी तक आपने कोई ध्यान में नहीं आया, स्कैंडल पकड़ा हो, कोई एफआईआर दर्ज हुई हो, गिरफ्तारियां हुई हो, तो हम तो इस बात को गर्व करते ही हैं कि इस तरह का कोई मुद्दा मामला नहीं हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि जो मायावती है, कहना चाहूंगा कि महेश जी ने एक बात कही है कि एक नैतिकता का सिद्धांत बहुत मायने रखता है, लोग याद रखते हैं। क्यों ना जब ये आरोप लगते हैं तो आपके नेताओं पे भी उनकी जांच क्यों नहीं कराई जानी चाहिए, उन्हें खारिज कर दिए जाते हैं। एक बार देख तो लेना चाहिए कि अंदर खाने में है क्या, क्योंकि लालू पे भी ये बात नहीं है। जेडीयू के नेता जब संसद से यही बात कह रहे थे, शरद यादव राज्यसभा से चिल्ला चिल्ला के बात कह रहे थे कि लालू ने ये स्कैम किया है और रेलवे के होटल्स को प्राइवेट कंपनी को चंद रुपए के अंदर दे दिया है, इसमें पूरी तरह से सेट हुआ है, टेंडर में घोटाला हुआ है, उस वक्त उठाया, बीजेपी ने उसका सहयोग किया। अगर उसी वक्त यही गठबंधन की सरकार थोड़ी सी जांच करा लेती तो मुझे लगता है कि लालू को ये दिन नहीं देखने पड़ते, उस वक्त का मामला बात खत्म होती। लेकिन गठबंधन की राजनीति मजबूरी का दूसरा नाम भी है। अगर आज
आपकी पार्टी के भी किसी नेता पर, कहीं के किसी दूसरे राज्य के नेताओं पर अगर कोई आरोप लगते हैं तो मेरा मानना है कि एक बार जांच तो कराई लेनी चाहिए। जांच में काम तो हम खारिज क्यों कर देते हैं उनको? बिल्कुल जांचें होती रहती है, लेकिन आप ये इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं उनके सामने कोई कॉग्निजेंस लेने लायक विषय नहीं आया, ना ही कोई ऐसी बात हुई। मायावती जी के खिलाफ आय के अधिक संपत्ति की बात आई, हीरो की, उनके सैंडल्स और साड़ियां और हीरे के गहने सब आपने देखे हैं। ऐसा ही जयललिता के बारे में सुना है, आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हुए, सीधे सीधे हुए, उनमें दोषी पाए गए, जेल गए, और ये कांग्रेस पार्टी ने कराया। सीबीआई का दुरुपयोग किया, तोते की जैसे इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, मैं आपको ये गर्व के साथ कह रहा हूं, इस तरह की बात में नहीं आया। और आप जो ये कह रहे हैं कि जांच करा लो, तो ये उनके मतलब उनके कहने पे जिन लोगों पर कोई आरोप ही नहीं है, जो आज तक कभी उस विषय पे नहीं आए हैं, वो जांच कराएं। जहां तक आपने लालू यादव जी की बात कही थी, उस सरकार की, शरद यादव जी ने कहा था उस समय उनको करना चाहिए था, लेकिन यही सत्ता का जो मद है जिसके विरुद्ध अभी आपने कहा, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जब सत्ता में रहते हैं तो उसको एंजॉय करते हैं और बाद में उसी चीज को डरते हैं। ये बात 100% लालू यादव जी के पास, जैसे महेश जी ने कहा कि राजनीति का इतना अधोपतन कि अपने जेल जा रहे हैं, पत्नी को मुख्यमंत्री बना के जा रहे हैं, ये तमाशे जिन्होंने राजनीति को बनाया, आज वो बिहार की जनता की आंखों में ये खटक रहे थे कि ये लोग सब कुछ कर सकते हैं और इसी वो वोट पा रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आस्था पीड़ित हो रही है, चोट खा रही है डेमोक्रेसी। हालत यह है, उस गरीब आदमी को लगता है कि इस आदमी का कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसे दशा में अगर सीबीआई ये कार्य करती है तो वो राष्ट्रीय पुण्य का कार्य करती है, वो कानून का काम करती है, वो संविधान के तहत काम करती है। और उस आम आदमी जो बिहार का है, जिसको ये लोग शक्तिमान और भगवान के रूप, चलिए एक मेरा सवाल का जवाब और दे दीजिए। आपने बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जब आप प्रतिपक्ष में होते हैं तो सीबीआई की कार्रवाई पे आप उंगलियां उठाते हैं, इसलिए उठाते हैं तो सबका कॉग्निजेंस की बात आती है, मैंने आपको बताया। हम सिस्टम में जब आते हैं तो ही रूबरू होते हैं उन फंक्शन से कि हाँ नहीं यार ये तो बिल्कुल फेयर कार्रवाई करती है, हमारे काम की चीज भी है। हमारे पक्ष में नहीं है मायावती जी, हमने मायावती जी के लिए भी बात उठाई, क्योंकि सही बात यह है कि वो एक बार अगर ये बात साबित करेंगे तो उसके पीछे रीजनिंग बनती है, और रीजनिंग बनी तो विरोध नहीं किया। लालू यादव जी जेल जाना ही पड़ा, बीजेपी ने थोड़ी भेजा उनको। ऐसे ही आप देखेंगे जयललिता की जो आय से अधिक संपत्ति, उस विषय में जेल जा रही थी वो, और वो पुनर्सेल्लम को बना के जा रही थी उधर। फिर वो ये जो राजनीतिक हस्तांतरण हो रहा है, जो सामंतवादी व्यवस्था है, अपने पुत्रों को राज तिलक दे के जा रहे हैं, पत्नियों को बना के जा रहे हैं, ये सब तमाशे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इसी तमाशे की खिलाफत की थी, और यही कारण है कि पूरी शुचिता की राजनीति का दावा अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये भी है। आप ये हो सकता है कि पहले नहीं खुल पाया, दबता रहा, मनमोहन जी दबते रहे तो ये 13 तक आ गया, ये हो सकता है। लेकिन ये पक्की बात है, आपने जैसा कहा कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। जो आदमी सत्ता का उपभोग करके प्रचंड काम करेगा, तांडव करेगा जनता की इच्छाओं पर, उसको वो फल भुगतना पड़ेगा कर्मों का। ये बात आज साबित हुई है, लेकिन ये दुनिया को दिखता नहीं है। ये तेजस्वी यादव और ये मीसा यादव और राबड़ी यादव और तेजेंद्र यादव और ये यादव, जिन्होंने कुछ काम नहीं करे कभी, ना नौकरी करी, ना रोजगार किए, ना धंधे किए, ना रोटी कमाई, और उनके पास 10-10 हजार रुपए की संपत्ति कहां से आई, 10-10 हजार करोड़ रुपए की। तो ये तो पूरी तरह से नंगा नाच हो रहा है। आप सही फरमा रहे। मैं तो कहना चाहूंगा कि जांच जरूर करवानी चाहिए। अगर किसी भी नेता पे उंगली उठती है तो आगे बढ़ के खुद ही को कह देना चाहिए कि मेरे पे ये संपत्ति है, उसकी बिल्कुल जांच करवा लीजिए, बड़ी अच्छी बात होगी। एक महेश जी, एक बात यहां कहनी पड़ेगी कि नीतीश राजगिरी चले गए पटना छोड़ करके, वहां से कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, उसको लेकर के डीजीपी और वहां के चीफ सेक्रेटरी दोनों से बात की है, लेकिन खामोश है। जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता नहीं बोल रहा, जैसे कांग्रेस कह रही है साजिश है, लेकिन नीतीश चुप है। लगता है कि नीतीश को शहाबुद्दीन की रिहाई हुई थी जेल से, और उस दौरान राजद नेताओं ने, शहाबुद्दीन ने जो ताकत दिखाई थी और नीतीश पे जो शिटाकशी की थी, मुझे लग रहा है काफी आहत थे उससे नीतीश कुमार। और उसके बाद जो फेयर लग रहा था, नीतीश वही बातें बोल रहे थे, उसमें कोई कंप्रोमाइज भी नहीं किया उन्होंने। यही वजह रही कि शहाबुद्दीन को सलाखों के पीछे जाना पड़ा और अब वो तिहाड़ में है। देखिए, दूसरी बात, लालू क्या ये कदम उठा पाएंगे कि विड्रॉ कर लें समर्थन? अगर लालू जाते हैं तो तय है कि कांग्रेस भी वापस जाएगी, तो सरकार का क्या होगा? क्या बीजेपी समर्थन देगी? अगर बीजेपी समर्थन देगी तो यह माना जा सकता है कि बीजेपी और केंद्र सरकार एक्सपोज होगी।
देखिए यही बता रहा हूँ कि ये जो एक दूसरे पे कीचड़ फेंकने वाली बातें हैं और जिस तरह का जो ये मामला है, इसकी बजाय ये सबसे बड़ी बात, सरकार भी बनी रह सकती है जी, अगर कोई इस पे गौर किया जाए, जिन पे जो जांच के दायरे में आ रहे हैं, बिल्कुल वही आरोपी हैं, वही आरोपी, पूरा राष्ट्रीय जनता दल आरोपी नहीं है, पद त्याग दें और सीधे मतलब बिल्कुल इंक्वायरी के लिए है। हाँ, सरकार कहाँ गिर रही है? बिल्कुल मजबूरी ये है कि एक रास्ता ये हो सकता है अगर लालू बड़प्पन दिखाएं तो इसमें, और मैं तो कहूंगा बड़प्पन की बात नहीं, एक नैतिकता दिखाएं तो राजनीति में एक मिसाल भी बनेगी। बिल्कुल। और अब चूंकि उनसे अब उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि जयप्रकाश ने जो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था, उसके मतलब क्या कहता ना, ये काफी मतलब क्या कहता ना परचम लेकर के चल रहे थे उस दौरान लालू यादव। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा एक संपूर्ण क्रांति का मतलब जो अगर जो कार्यकर्ता रहा है, अपने आप को मतलब कहता चेला बता रहा है, शिष्य बता रहा है जयप्रकाश जेपी के मूवमेंट का, उससे जुड़ा व्यक्ति अगर ये इस तरह का कदम उठा तो निश्चित रूप से लालू का प्रतिष्ठा ज्यादा स्थापित होगी, बजाय मतलब क्या कहता है ना, इसको ये आरोप लगा के केंद्र सरकार पे ये कर रही है, वो कर रही है। एक तो ये चीज है, बिल्कुल सरकार बचाने के लालू पे अगर प्रेशर भी होता है तो दो बेटे उनके आरोपी हैं, दोनों का रिजाइन कराया जा सकता है। बिल्कुल अगर वो मतलब क्या कहता है ना, सत्ता से गठबंधन से आप जनता का फिर अपमान भी होता है। जनता का अपमान किस बात का कि जब उन्होंने जदयू और इस गठबंधन को जब समर्थन दिया है तो जनता के जनादेश का भी मतलब क्या होता है, आपको सम्मान रखना होगा, सम्मान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें करना चाहिए कि एक कोई बीच का रास्ता, बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से, बल्कि उनकी छवि पे हमेशा ये तो दाग लगा हुआ है चारे घोटाले का, और उसको ये भी मालूम है कानून और सुप्रीम कोर्ट ले लें या संवैधानिक दृष्टि से भी देख लें, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब इस दायरे में अगर पूरा परिवार अगर आ जाता है तो फिर क्या मतलब क्या रह जाएगा। अपने आप को स्थापित करने के लिए ये एक मौका है, वो करते हैं कि नहीं। अब रहा सवाल कि जैसे आपने जो बताया कि अगर इक्वेशन के लिए मान लीजिए समर्थन वापस हो जाता है तो ये और छवि उनकी मतलब खराब करेगी जी। लेकिन अगर बीजेपी अगर समर्थन करती है तो ये भी एक मैसेज जाएगा कि ये पहले से सारा फिक्स था कि सीबीआई की कार्रवाई होनी है। बीजेपी से अगर समर्थन लालू वापस लेते, माफ करेगा, नीतीश से समर्थन वापस लेते हैं तो बीजेपी उनके साथ लगेगी, क्योंकि बीजेपी और नीतीश पहले सरकार चला चुके हैं। बिल्कुल है इसमें जी, ये तो जो बिल्कुल वो देखिए विचारधारा मिल सकती है, लेकिन क्या ये भी एक मैसेज जाएगा कि, या मैं दूसरी भाषा में कहूं कि बीजेपी एक्सपोज हो सकती है कि लालू को दबाने के लिए और साइडलाइन करने के लिए बीजेपी ने ये सारा हथकंडा अपना है कि एक मैसेज ये भी हो सकता है, एक मैसेज ये भी जा सकता है, राजनीति में कौन किसके लाभ और हानि के जो है वो ये सब देखे चुने जाते हैं। अब रहा अगर रालोद को अगर ये इस्तेमाल करते हैं कि साहब हम समर्थन नहीं करेंगे, सरकार गिर जाती है, राजद को, तो ये भी रालोद के विपरीत जाएगा। ये कदम रालोद के विपरीत जाएगा, क्योंकि उसमें नीतीश की मतलब क्या कहते हैं जो पुराने वो असहज महसूस करते आ रहे थे शहाबुद्दीन के बाद से लेकर के जो लगातार जो हो रहा था, वो भीतर ही भीतर कहीं न कहीं मुक्ति चाह रहे हैं। बिल्कुल, वो एक रास्ता उनके लिए मिलेगा। और लालू समर्थक कई नेताओं ने इस तरह के बयान भी दिए थे नीतीश को लेकर के, तो मुझे लगता है कि देखिए एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जब सरकार नवंबर 2015 के अंदर जब वहां पे काउंटिंग हुई थी और उसके बाद प्रचंड बहुमत मिला, नीतीश की पार्टी नंबर 2 लार्जेस्ट रही, नंबर 1 लालू रहे, तो उस वक्त भी ये चल रहा था कि अब शायद गेम बदल सकता है और लालू, क्योंकि नीतीश को आवश्यकता ये थी कि जब नरेंद्र मोदी को चीफ कैंपेनर डिक्लेयर किया जा रहा था बीजेपी का गोवा सम्मेलन में, तो उस वक्त नीतीश ही ऐसे एनडीए के घटक दल के नेता थे जो सबसे पहले पीछे हटे थे, और बिल्कुल ये एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी से अलग होने वालों में पहले नेता थे। शरद यादव ने बहुत कोशिशें की थी लेकिन वो नाकामयाब रही और नीतीश इसमें आगे रहे। लेकिन चुनाव के दौरान भी जो तलखियां रही, दोनों का रोल अपना अपना था। नीतीश की एक शालीनता और ये एग्रेसिवनेस जो लालू की थी, वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बचा। बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब दिया लालू ने, लेकिन नीतीश की शालीनता उन्होंने खोई नहीं और मुस्कुरा के जवाब देते रहे। बीजेपी उसके आगे पीछे रही और ये कहा जा रहा था उस वक्त कि नीतीश का कद बढ़ गया है, क्योंकि कट्टर विरोधी के रूप में उस वक्त मोदी नीतीश को ही मान के चलते थे। और ये तमाम बीजेपी के नेताओं की ताकत लगाने के बावजूद भी बीजेपी वहां सफल नहीं हो पाई। लालू की जब सीटें ज्यादा आई तो एक बार ये माना जा रहा था कि लालू शायद अभी सत्ता के सुख को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नई नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाना होगा, ये हमारा धर्म था और हमने ये कोशिश की।
तो मुझे लगता है कि वो बड़प्पन अगर दोनों बेटों से रिजाइन कराकर अगर प्रेशर भी बढ़ता है जो आप कह रहे हैं और जो एक रास्ता निकल सकता है, तो शायद हो सकता है कि लालू एक बार के लिए ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर नीतीश तय ही करके बैठे होंगे कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन बना सकते हैं और हम सरकार वैसे चलाएंगे, तो मुझे लगता है कि तमाम कोशिशें फेल भी हो सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब चीजें। लेकिन अगर जब सरकार गिराने की बात आएगी तो यह है कि केंद्र सरकार नीतीश को सपोर्ट कर सकती है। बिल्कुल, भाजपा वही एक रास्ता बच सकता है, आंकड़े को उसको पूरा कर लेगी। लेकिन यह है कि उससे वो ज्यादा मतलब क्या कहते हैं ना, सही तरीके से काम कर पाएंगे जी, और जी। सहजता से वो कह भी चुके हैं, चाहे वो उनके जो त्यागी जी हैं, जो प्रवक्ता जो है वो ये कह रहे थे कि हम जब एनडीए में थे तो हम सहजता से काम कर सकते, हमारा मतलब क्या कहते हैं सहजता से काम हो तो रहा यानी कि विचारों में कहीं को ज्यादा अंतर नहीं है, मिल सकते हैं वापस। और नीतीश और मोदी के जो गीले शिकवे मुझे लगता है कि काफी दूर हो चुके हैं। जब पटना साहिब में गए थे तो वहां पे भी काफी अपनापन दिखाया गया था और नीतीश की जब मुलाकात भी हुई है और बिहार के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर प्रधानमंत्री का, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि ये भी एक बात हो सकती है। राष्ट्रपति के अलावा आप ये देखिएगा, जब उपराष्ट्रपति के लिए जो प्रत्याशी चयन की बात आएगी तब भी वो मतलब क्या होता है और भी मतलब इनमें दूरी बनेगी रालोद में और जदयू में, क्योंकि फिर वापस यही राजद जो कि राष्ट्रीय जनता दल इनका रालोद में, तो उसमें भी मतलब काफी मतलब दूरी बन सकती है। और ये शायद ये सारा उपक्रम जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो राजनीतिक सोच भी एक चल रहा है, एक जो बोलता है ना कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतिशोध है, और ये सारी जो चीजें हैं और एक दूसरे को पटकने देने वाली बातें, तो ये तो कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पे है इस वक्त। लेकिन निर्णय कुछ भी हो सकता है, रास्ते तीन हो सकते हैं। समर्थन वापस लिया जाता है तो सरकार गिर सकती है, अगर सरकार गिरेगी, कोई समर्थन नहीं देगा तो चुनाव होना तय है वहां, और अगर समर्थन बीजेपी देती है तो सरकार बनी रह सकती है। यानी कि वापस नीतीश के अच्छे दिन बीजेपी के माध्यम से आ सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूं कि विपक्ष का जो महागठबंधन का जो एक सोच संकल्प जो था, ये विचार उस पे भी मतलब कहते हैं ये हो सकता है कि ये विफल हो जाए। विपक्ष का गठबंधन वाला जो है जी जी, ये बीजेपी अगेंस्ट मतलब क्या होता है विपक्ष, वो वाला सोच भी एक तरह में मतलब धराशायी हो सकता है। तो बिल्कुल इससे एक मैसेज तो जाएगा कि राजनीति में स्थायी दोस्त और विरोधी कोई नहीं। अगर नीतीश और बीजेपी शामिल होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो उसके बाद ये तय माना जाना चाहिए। इस पूरी चर्चा को लेकर के दो बात तो तय है कि अगर नीतीश और बीजेपी साथ मिलते हैं तो जैसे मैंने फिर कहा, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि राजनीति में ना कोई आपका स्थायी विरोधी है और ना आपका कोई स्थायी समर्थक है। अवसर के अनुसार कौन कब किसको सहज मान ले तभी आपसे हाथ मिला सकता है। और दूसरा, मैं नहीं कह रहा, ये प्राचीन काल से कहा जाता है कि आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। आप ताकत में होते हैं जब तक आप बिल्कुल उस मदहोश में होते हैं कि मेरे खिलाफ कौन एक्शन ले सकता है। लेकिन आरटीआई का जमाना है, पेपर आपके सारे बोलते हैं। अगर पेपर कहीं जल भी जाते हैं आग लग के तो कंप्यूटर बोलते हैं। 10 जगह आपकी फाइलें होती हैं, वो डेस्ट्रो नहीं की जाती हैं। यानी कि आपके कर्म कहीं न कहीं कई पंचांगों में उस वक्त वो जन्म कुंडलियां तय कर दी जाती हैं, और जब मौका मिलता है तो कानून का शिकंजा वहां तक जरूर पहुंचता है, जो भी फिलहाल लालू के साथ हम देख सकते हैं। तो सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर आपके हाथ में सत्ता है और आपके हाथ में ताकत है, उस ताकत का जन उपयोग के लिए, जन सेवा के लिए आप उपयोग करें, खुद के उपयोग के लिए मत कीजिए। नहीं तो एक कर्म आपको एक नजीर की तरह से भी देखना चाहिए कि लालू हो, चाहे जयललिता हो या फिर अन्य नेता हो, उनका असर यही होता है, कानून आज नहीं तो कल शिकंजा जरूर कसता है। देर है अंधेर नहीं। चले, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतना हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।